राम जल सेतु के माध्यम से 13 जिलों को पानी देने की बात हो या शेखावटी को यमुना जल समझौते के माध्यम से देने की बात हो। नवंबर दिसंबर आते ही किसान जब जितनी खेती की तैयारी करता था उतनी आंदोलन की तैयारी करता था। अभी राजस्थान के 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। कांग्रेस हमेशा एक विजनलेस पार्टी है, ये तो हम सभी जानते हैं। वो केवल ये सोचती है कि कैसे हम समाज को भड़काएं, कैसे हम समाज को लड़ाएं और लड़ा के जो थोड़ा बहुत हमको वोट मिल जाए उससे हम सत्ता की मलाई चाटें। राजस्थान के जो कांग्रेस के नेता हैं उनमें आपस में जितना मतभेद है, उनमें जिस प्रकार से सिर्फ फुटबॉल हो रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी ज़माने में वक्फ के जो अधिकारी लोग थे, करता धरता थे, उन्होंने जो जोधपुर में हाई कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, उस ज़मीन को भी वक्फ की संपत्ति को बताई थी। जो नई पीढ़ी है, इसको जेन एक्स और अल्फ़ा कहते हैं हम लोग, ये इनसे संवाद बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि जेन जेड और महिलाओं के वोटिंग पैटर्न का ही परिणाम था कि हम प्रत्येक सीट में 4-4, 5-5 लाख से वोट जीत रहे हैं। हम राजस्थान में इस वक्त हैं और हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन पंकज मीणा जी हैं। पहले तो पांचजन्य पर आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में बीजेपी का भविष्य आप कैसे देखते हैं? शुरुआत इसी से करें। देखिए, बीजेपी का भविष्य अगर राजस्थान की बात करें तो इतिहास उठा के देख सकते हैं कि जब पहली बार 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ था उसने 3 सीटें जीती थी और उस 3 में से 1 हमने राजस्थान में जीती थी। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि वैचारिक आधार पे और संगठन आधार पे भाजपा राजस्थान में शुरू से ही मजबूत रही है और अभी तो हमारे 3 पीढ़ियों की भाजपा राजस्थान में है। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो अभी पिछले 3 साल से हम लोग यहाँ शासन व्यवस्था में हैं और शासन व्यवस्था में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो शानदार काम हुआ है, विशेषकर मैं आपको याद दिलाऊं, राजस्थान एक मरु प्रदेश है जहां पानी की और पानी के साथ बिजली की समस्याएं थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पानी और बिजली को लेकर अभूतपूर्व काम किया है, वो चाहे राम जल सेतु के माध्यम से 13 जिलों को पानी देने की बात हो या शेखावटी को यमुना जल समझौते के माध्यम से देने की बात हो, तो मैं समझता हूं कि इस कार्यकाल में ही माननीय भजनलाल जी का ये कार्यकाल पूरा होने के बाद में राजस्थान में कोई भी जल संकट जैसा विषय नहीं होगा। दूसरा, बिजली। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का आदमी हूँ, तो हम लोग जब नवंबर दिसंबर आता था तो नवंबर दिसंबर आते ही किसान जब जितनी खेती की तैयारी करता था उतनी आंदोलन की तैयारी करता था, क्योंकि हमको दिसंबर में जनवरी में बिजली चाहिए और बिजली आती नहीं थी, और आती थी तो रात को 11 बजे बाद आती थी, तो पूरे रात किसान सर्दियों में मरता था। और आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा करी कि राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, तो वो ये वास्तव में राजस्थान के किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ और अभी राजस्थान के 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। तो ये एक मेरे को लगता है कि आधारभूत परिवर्तन है राजस्थान में। डबल इंजन की सरकार मिलकर और क्या क्या कर रही है राजस्थान के विकास के लिए, और उधर कांग्रेस भी अपनी वापसी की तैयारी के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि भरोसा जो राजस्थान के लोगों ने बीजेपी पर जताया है वो भविष्य में भी बना रहे? इसको लेकर डबल इंजन की सरकार यहाँ कैसा काम? देखिए, जहाँ तक अगर कांग्रेस का हम जिक्र करें तो कांग्रेस हमेशा एक विजनलेस पार्टी है, ये तो हम सभी जानते हैं, परंतु साथ में वो अपनी किसी उपलब्धि के दम पे सरकार में कभी भी आने की स्थिति में नहीं होती। वो केवल ये सोचती है कि कैसे हम समाज को भड़काएं, कैसे हम समाज को लड़ाएं और लड़ा के जो थोड़ा बहुत हमको वोट मिल जाए उससे हम सत्ता की मलाई चाटें। परंतु मुझे लगता है कि हम अब आज़ादी का 80वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं और 80 साल का भारत जो है वो इतना परिपक्व हो गया है कि अब ये कांग्रेस के इस प्रकार के झांसों में नहीं आता। और उसी का परिणाम देखिए कि बंगाल में आप गायब हैं, आप बिहार में आप गायब हैं, यूपी में आप गायब हैं। तो भारतीय राजनीति के जो केंद्र हुआ करते थे वहाँ से कांग्रेस संपूर्ण समाप्त हो गई है और लगभग ये स्थिति अब राजस्थान में बनने लगी है। राजस्थान के जो कांग्रेस के नेता हैं उनमें आपस में जितना मतभेद है, उनमें जिस प्रकार से सिर्फ फुटबॉल हो रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर वो भी आरोप लगा रहे हैं कि यही स्थिति थोड़ा बीजेपी के अंदर भी राजस्थान में दिख रही है। नहीं, मेरे को एक इंसिडेंट बता दीजिए। मैं पूरे चुनौती के साथ में आपके चैनल के माध्यम से, आपके समाचार पत्र के माध्यम से कहता हूँ कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का मतभेद है, ये एक उदाहरण बता दीजिए पूरे राजस्थान का। और कांग्रेस की जब मैं बात करूं तो अभी 2 दिन पहले जयपुर में कांग्रेस के सभी नेता लड़े थे।
अभी 7 दिन पहले डोटासरा जी ने सीधा सीधा अशोक गहलोत के ऊपर हमला किया था। तो ये दिखता है, फ़र्क नज़र आता है। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की फ़ौज है, और वो अनुशासित कार्यकर्ता जब चुनाव में जाता है तो हम केवल एक बात करते हैं, जनता का विश्वास जीतना और जनता की सेवा करना। सर, राजस्थान भी एक बड़ा बॉर्डर एरिया पाकिस्तान से और उधर से शेयर करता है, और गृह मंत्री अमित शाह जी कई बार मंचों से और आधिकारिक तौर पर बोल भी चुके हैं कि बॉर्डर एरियाज़ की जो मॉनिटरिंग है वो बढ़ाएंगे। 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अचानक जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको देख रहे हैं। कुछ ऐसी ही खबरें पांचजनी ने भी छापी थी, देखी थी कि बॉर्डर एरियाज़ में अचानक से मदरसे और मस्जिदों के बनने की संख्या अचानक बढ़ी है। इस पर क्या टेक है, और कैसी निगरानी बॉर्डर एरियाज़ पर राज्य सरकार कर रही है? एक बार हम हिंदुस्तान के नक्शे को देखेंगे तो हिंदुस्तान के नक्शे पे देखने पे अच्छे से समझ में आता है कि हिंदुस्तान का जो एंट्री गेट है वो राजस्थान और पंजाब है। अभी तक जितने भी बाहर की जो शक्तियाँ आई है वो या तो पंजाब के रास्ते से आई है या हिंदुस्तान के माध्यम से आई है। परंतु जब समय के हिसाब से बदलाव हुआ तो बदलाव में जब देशों की सीमाएं बनी तो सीमाओं में जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हुआ, पंजाब के अगर हम बात करें तो वहाँ खालिस्तान के माध्यम से टेररिज्म बढ़ा। हमारे यहाँ बात करें, राजस्थान की बात करें तो बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जनसंख्या का एक बदलाव भी हमने देखने मिला। जनसंख्या बदलाव के साथ में हमारी सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना बिगड़ते हुए हमने देखा। तो मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी का जो ये कदम है ये बहुत शानदार है, और राजस्थान में जो एक जनसंख्या इनबैलेंस हो रहा है, शक्ति का एक असंतुलन हो रहा है, उसके दृष्टि से ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे न केवल राजस्थान में करप्शन अपराध कम होगा, साथ में ये जो धर्म के आधार पर जो झगड़े हैं ये भी बहुत हद तक समाप्त होंगे। राजस्थान का वक्फ बोर्ड भी विवादों में रहा है। पिछले दिनों बहुत सारी चीज़ें निकल कर उसको भी लेकर आई हैं, और वक्फ बोर्ड को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं कि संपत्तियां जिस हिसाब से वो हाईजैक करते हैं या वक्फ के नाम पर उस पर दावा ठोक देते हैं, सरकार इसको कैसे देख रही है, राजस्थान सरकार? मुझे बड़ा एक हास्यास्पद उदाहरण ध्यान में आता है कि किसी ज़माने में वक्फ के जो अधिकारी लोग थे, करता धरता थे, उन्होंने जो जोधपुर में हाई कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, उस ज़मीन को भी वक्फ की संपत्ति को बताई थी। तो ऐसे बड़े हास्यास्पद से उदाहरण राजस्थान में देखने को मिले। और परंतु जब से वक्फ बोर्ड कानून आया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को बड़ा राहत महसूस हुई है, क्योंकि वक्फ कानून जो है कि भाई किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित किया जा सकता है, और किसी भी पुरानी इमारत को, पुराने भवन को ये वक्फ घोषित करके एक तरह से धार्मिक आतंकवाद करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर बड़ा रोक लगेगी, और निश्चित रूप से जो नया कानून आया इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आखिरी सवाल, आजकल जेनजी जेन अल्फ़ा इन सब की बहुत बात हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केंद्र के मंत्रियों और सबको बोला है कि कनेक्ट बढ़ाइए, सोशल मीडिया पर उनसे संवाद बढ़ाइए। राजस्थान सरकार और आप कैसे ये कनेक्ट बढ़ाने का काम कर रहे हैं? परम पूज्य सरसंघचालक मोहन जी भागवत ने अभी जैन अल्फ़ा का भी जिक्र किया था, तो उन्होंने एक सामान्य से बात कही, मुझे लगता है वो सारी बातों पर सटीक बैठती है कि जो नई पीढ़ी है, इसको जेन एक्स और अल्फ़ा कहते हैं हम लोग, ये इनसे संवाद बढ़ाना चाहिए, और संवाद बढ़ाने से बहुत सारी इनकी समस्याओं का समाधान होगा। अभी सत्र के दौरान भी ये बातचीत आई, तो ये बहुत तेज़ गति से है ये पीढ़ी। तो निश्चित रूप से राजस्थान में संवाद बढ़ाने के कार्यक्रम हो रहे हैं, शुरुआत हुई है। अभी राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भवन के अंदर भी अभी जेन एक्स के साथ में संवाद कायम किया है, और अभी भारतीय जनता पार्टी बड़े निचले स्तर तक, तहसील स्तर तक संवाद के कार्यक्रम जो नई पीढ़ी के साथ में करने जा रही है। और जब ये संवाद करेंगे तो केवल उनकी मन को भी जानने की कोशिश करेंगे, पर साथ में जो हमारा विज़न है, हम लोगों का काम करने का जो तरीका है, और जो सरकार की उपलब्धियां हैं, वो भी हम उन सब लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और लेना चाहूँगी। एक सवाल अपोजिशन भी उठाता है कि जो वोट
आने वाले वोट बैंक हमारे जेनजी जेन अल्फा होने वाले हैं। तो जो पुराना पैटर्न था वोटिंग का, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धन के नाम पर हो, या एरिया के नाम पर हो, क्षेत्र के नाम पर हो, अब वो कहीं ना कहीं पैटर्न बदला है और यही कारण है कि सबका टारगेट अब जेनजी और अल्फा हो रहे हैं। और लेकिन उनको बरगलाना अब आसान नहीं, ये अपोजिशन कहता है। नहीं, अपोजिशन ठीक कहती है। अगर 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के हम परिणाम देखते हैं तो हम सामान्य सीटों पे, जिन सीटों पे क्या 2014 से पहले जो मतदान होता था, परिणाम आता था, वहाँ 10-20 हज़ार का फ़र्क आता था, 25,000 से हार जीत होती थी, वहाँ हम 5-5 लाख वोटों से जीते हैं। तो ये जेन जेड का फ़र्क है। जेन जेड ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर विश्वास दिखाया और ख़ासकर देश की महिलाओं ने जो प्रधानमंत्री में विश्वास दिखाया, मुझे लगता है कि जेन जेड और महिलाओं के वोटिंग पैटर्न का ही परिणाम था कि हम प्रत्येक सीट में 4-4, 5-5 लाख से वोट जीत रहे हैं। और राजस्थान तो वो प्रदेश है जहाँ 25 में से 18 लोकसभा के अंदर हम 2 लाख प्लस वोटों से जीते थे 2014 में और 2019 में। तो निश्चित रूप से जेन जेड के साथ में बैठने की ज़रूरत है, उनके साथ संवाद करने की ज़रूरत है और उनको जो पिछले 12 साल के अंदर देश के विकास तरक्की के लिए जो काम हुए हैं वो उनको बताने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, थैंक यू। तो आपने सुना, जेनजी से कनेक्ट की बात हुई और राजस्थान के विकास की बात हुई, डबल इंजन की सरकार यहाँ कैसे काम कर रही है उस पर बात हुई। बातचीत कैसी लगी? अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए 5 जन। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नैन्सी बाजपेयी, जयपुर, राजस्थान से 5 जन के लिए।